एक अस्वीकरण। मेरी सभी कहानियाँ सत्य घटनाओं पर आधारित काल्पनिक कहानियाँ हैं तथा इनके सभी पात्र काल्पनिक हैं। इन घटनाओं का तथा इन पात्रों का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। मैं लिज़ी कुमार आज की इस महफ़िल गुफ्तगू में फिर से आपको रूबरू करवाती हूँ एक नए आत्मबोध से। दोस्तों, मैं आपको अपनी शौमिता आंटी से मिलवाता हूँ। शौमिता आंटी मेरी पड़ोसन हैं। उनकी एक बेटी है। बेटी उनकी लंदन में पढ़ाई करती है। आंटी से जब भी मिलता हूँ बहुत अच्छे से मिलती हैं, बहुत ही मिलनसार खुशमिजाज हैं। अंकल को गुजरे हुए शायद बरसों बीत चुके हैं। मैंने कभी उनसे उनके पति का जिक्र नहीं किया। पिछले 10 वर्षों से मैं उनका पड़ोसी हूँ। उनकी बेटी अभी 2 साल हुए बाहर गई हैं। वह अपनी बेटी को बहुत प्यार करती हैं। माँ की दुनिया बेटी है और बेटी की दुनिया माँ है। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा मैंने होते देखा, कुछ ऐसा बनते देखा जिसको देखकर मेरे मन में बहुत खुशी हुई। वो डॉक्टर चटर्जी है ना, वो जो मेन मार्केट में जिनका क्लिनिक है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। वो अक्सर हमारे पार्क में घूमने आया करते थे सुबह। वहीं पर मैंने शौमिता आंटी को उनके साथ कई बार बात करते देखा। एक बार बातों बातों में शौमिता आंटी ने बताया कि आंटी उनकी पेशेंट हैं। इनकी छोटी छोटी सी गुफ्तगू लंबी लंबी मुलाकातों में बदलने लगी और यह सिलसिला पिछले 1 साल से चल रहा है। मैं जब भी आंटी से मिलता हूँ अपनी टूटी फूटी बांग्ला में उनको छेड़ते हुए पूछ ही डालता हूँ, काकीमा केमन आशो? और वो भी अपने उसी मासूम अंदाज में मुस्कुराती हुई शरारत भरी आंखों से जवाब देती है, आमी खूब भालो। तुम कैसे हो? समीर, तुम्हारा काम ठीक चल रहा है? जल्दी आया करो ऑफिस से और वॉक करने निकला करो। देखो, मैं दोनों टाइम वॉक करने जाती हूँ। सब ठीक है ना? अक्सर इस तरह की गुफ्तगू मेरे और शौमिता आंटी के बीच में हो जाया करती थी। कई बार मैंने डॉक्टर चटर्जी को शौमिता आंटी के घर भी आते देखा है। एक नया रिश्ता बन रहा है। सोसाइटी में लोग फुसफुसाने लगे हैं, बातें बनने लगी हैं। होता है ना, शौमिता आंटी पहले से खुश थी। खैर, डॉक्टर चटर्जी की बात करें तो उन्होंने तो कभी शादी ही नहीं करी थी। क्या उनको ऐसा लगा, क्या उन्होंने शौमिता आंटी में ऐसा देखा कि वह उनकी तरफ आकर्षित हुए और उनको शौमिता आंटी से प्यार हुआ? मैं अक्सर उन दोनों को अपने ही घर के गार्डन में बैठकर चाय पीते हुए देखता हूँ। आंटी एक 16 साल की लड़की की तरह बैठकर मुस्कुरा रही होती थी और डॉक्टर चटर्जी बांग्ला में कोई भी कुछ भी जोक क्रैक कर रहे होते थे और बस शौमिता आंटी खुश खूब जोर जोर से ठाके मारकर हंसती थी। वह यह सब देखकर मैं एक बात समझ चुका था कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती। शौमिता आंटी करीब 60 बरस की थी और डॉक्टर चटर्जी करीब 65 बरस के, और इन दोनों के बीच में पनपता यह प्यार, यह मोहब्बत, यह इश्क, यह एक इबादत की तरह था। क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ऐसा फिजिकल रिक्वायरमेंट वाली चीज़ नज़र नहीं आती थी। दोनों एक दूसरे की कंपनी में खुश थे। शाम को दोनों बैठकर जब चाय पिया करते थे तो उनके चेहरे पर वह जो खुशी होती थी, जो मुस्कुराहट होती थी, वह लम्हे जो एक दूसरे के साथ गुजारते थे, उन लम्हों को देखकर मैं भी न जाने किन किन ख्यालों में खो जाता हूँ। आज शौमिता आंटी फिर अपने उसी बांग्ला अंदाज में
এই সমীর বাবু, কেমন আছো? আমি ভালো কাকিমা। কাকিमा तुम्हें কোথায় যাচ্ছি? अब वो बोली, कहीं नहीं, मैं पार्क जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आती हूँ, तुमसे मिलती हूँ। चाय पियोगे समीर? मैं आकर चाय बनाऊंगी। नहीं आंटी, आज मैं चाय नहीं पीऊँगा, मैं बाहर जा रहा हूँ, थैंक यू सो मच। मैं जानता था कि वह वापस आएंगी, चाय बनाएंगी और मुझे तो बुलाने का बहाना था, डॉक्टर चटर्जी ने आना था। अगले दिन मैंने जब शमिता आंटी को मंदिर जाते देखा तो वह कुछ बदली बदली नज़र आ रही थी। दिख रहा था, चेहरे पर दिख रहा था, उनकी चाल मध्यम थी, उनकी नज़रें नीची थी, उदास थी, गमगीन थी। उनको देखकर न मालूम ऐसा लगा कि कुछ ऐसा हुआ है जो उन्हें बहुत दर्द दे गया है। और हम समीर, हम तो आदत से मजबूर हैं, हम तो बात अवश्य करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस गुफ्तगू में मैं आपको शामिल करता हूँ। आपका स्वागत है। शमिता आंटी मंदिर से लौटी। मैंने नाश्ते में पोहा बनाया था। मैंने फटाफट डब्बे में पोहा डाला, डब्बे को हाथ में लेकर दौड़ता हुआ मैं उनके घर पहुंचा। घंटी बजाई, घंटी बजाता रहा। आंटी आई नहीं। करीब 3 मिनट के बाद आंटी निकल कर आई और उनकी आंखें सूजी हुई थी। मैं हैरान था। अंदर घुसते ही मैंने उनसे पूछा, काकीमा की होलो? वह खामोश थी। काकीमा बताओ ना, क्या हुआ है? किछु ना समीर, किछु ना। नहीं काकीमा, कुछ तो हुआ है, बोलो ना। मैंने उनका हाथ पकड़ा और उनको उन्हीं के रॉकिंग चेयर पर मैंने उन्हें बिठा दिया। समीर बेटा, मैं परेशान हूँ और इस परेशानी को मैं बांटना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी परेशानी का कुछ समाधान दे सकते हो? हाँ काकीमा, बोलो ना, बताओ क्या हुआ है? समीर बेटा, मैंने अपने और डॉक्टर चटर्जी के रिश्ते को लेकर अपनी बेटी से बात करी और मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। वह बहुत गुस्सा हुई, वह बहुत नाराज़ हुई, वह मुझ पर चीखी, चिल्लाई और मुझसे कहने लगी कि मैंने उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। समीर बेटा, बरसों बाद मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट कर आई थीं और मैं इसमें जीना भी चाहती हूँ। बेटी मेरी शादी कर कर चली जाएगी, उसके बाद मेरी इस तन्हा ज़िंदगी का क्या होगा? अक्सर मैं यहाँ बैठकर तुम्हारे काकू के साथ गुजारे हुए उन दिनों को याद करती हूँ। कुछ यादें मुझे खुश कर जाती हैं और कुछ यादें मुझे बहुत दुखी करती हैं। समीर बेटा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैं 2 नावों पर हूँ और पता नहीं कब मैं कहाँ से फिसलूँगी और कहाँ गिरूँगी। काकीमा, परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ ना। काकीमा की बेटी का नाम पुबाली है। मैंने रात को ही पुबाली को मैसेज डाला, हाय पुबाली, हाउ आर यू? वहाँ से जवाब आया, आई एम गुड समीर, बताओ कैसे हो? मैंने मैसेज डाला, पुबाली आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। बस उसके बाद एक सन्नाटा छा गया और यह सन्नाटा करीब 1 हफ्ते तक रहा। 1 हफ्ते बाद पुबाली का फिर मैसेज आया, आई एम कमिंग टू इंडिया। मैं समझ रहा था पुबाली हिंदुस्तान आ रही है तो क्यों आ रही है, और इस तूफ़ान से लड़ने के लिए मुझे और शमिता आंटी दोनों को तैयार होना था। पुबाली के लिए मैं एक भाई की तरह था। वह हमेशा कहती थी, समीर तुम मेरे पड़ोसी हो, मेरी माँ का इतना ध्यान रखते हो, मैं दूर रहती हूँ लेकिन मुझे तुम्हारे रहते माँ की कोई चिंता नहीं है। एक बेटे की तरह तुमने हमेशा मेरी माँ का ध्यान रखा है, उम्मीद करती हूँ तुम इसी तरह उनको संभालोगे।
बस पुबाली की कही हुई उन बातों का मान रखते हुए मैं आज तक शमिता आंटी के साथ खड़ा हूँ और मैंने खुद से वादा किया है कि मैं उनके आखिरी दम तक मैं उनके साथ रहूँगा। शमिता आंटी परेशान थी, उनकी परेशानी बढ़ रही थी क्योंकि वह उन सवालों को लेकर परेशान थी जो उनकी बेटी उनसे पूछने वाली थी। ठीक एक हफ्ते बाद रात को 2 बजे पुबाली की फ़्लाइट दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुई। मैं रिसीव करने गया था। मुझे देखते ही पुबाली ने पूछा, माँ कोথায়? तुम माँ को लेकर नहीं आए? मैंने मुस्कुराते हुए बोला, माँ तुम्हारे स्वागत की तैयारी कर रही है, घर पर हैं। चलो भैया तुम्हें लेकर पहुँचता हूँ, नहीं तो मुझे मार पड़ने वाली है। माँ से बोली है जल्द से जल्द मेरी बेटी को लेकर पहुँचो, आदेश देकर भेजा है। मैं पुबाली को लेकर एयरपोर्ट से घर की तरफ चल पड़ा। बहुत कोशिश करी मैंने पुबाली से बातें करने की, लेकिन पुबाली मेरी बातों पे हाँ ठीक है, ओके, यही सब जवाब देती रही। वह मुझसे ढंग से बात नहीं कर रही थी। हम घर आ गए। पुबाली ने माँ के पाँव छुए। माँ ने उसको आशीर्वाद दिया और जैसे ही माँ उसे गले लगाने लगी, पुबाली माँ को झटक कर अपने कमरे में चली गई। यह बात मुझे और शमिता आंटी दोनों को बहुत तकलीफ़ दे गई। मैंने शमिता आंटी के आंसुओं को पोंछा और उनको तसल्ली देकर मैं अपने घर चला आया कि आप चिंता ना करें, हम कल बात करेंगे। अगले दिन सुबह मैं पहुंच गया तो पुबाली ड्राइंग रूम में ही बैठी मिली। काकी माँ ने मुझे देखते ही, अरे समीर आओ बैठो बेटा, कैसे हो? आंटी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और पुबाली तुम्हारी नींद पूरी हुई? उम्मीद करता हूँ तुम्हारे सफ़र की थकावट ख़त्म हो चुकी होगी। पुबाली किताब पढ़ रही थी और उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। एक बार को दिमाग में आया कि निकल जाऊँ घर से, यह मेरी बेइज्जती कर रही है। लेकिन मैं वहाँ उस वक्त उस बातचीत में इन्वॉल्व होने के लिए या उस बातचीत में शामिल होने के लिए नहीं था। मैं वहाँ उस वक्त शमिता आंटी की मदद करने के लिए पहुँचा था। हम लोग नाश्ता करने बैठे। शमिता आंटी ने बहुत ही बढ़िया चीले बनाए थे और मैं उनके हाथ के चीलों की तारीफ़ किए जा रहा था, खाए जा रहा था। दुनिया जहान की बातें करके मैं आंटी को और पुबाली को हंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुबाली की नाराज़गी उसके शब्दों में नहीं थी। पुबाली की नाराज़गी उसकी खामोशी में थी। पुबाली बहुत कुछ कहना चाह रही थी लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। नाश्ता ख़त्म करके चाय का कप हाथ में लेकर हम लोग सोफ़े पर फिर आकर बैठ गए। तब काकी माँ बोली, बाबू मैं सब्ज़ी लेने जा रही हूँ, अभी आती हूँ। और शमिता आंटी सब्ज़ी लेने चली गई। मैंने सोचा क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और पुबाली से बात करी जाए। पुबाली क्या बात है, बताओ तो, मैं तुम्हें कल से देख रहा हूँ, तुम बात करने को तैयार नहीं हो। ऐसा क्या हो रहा है जिस वजह से तुम बहुत खफा हो? अरे कमाल की बात करते हो, तुमको भाई माना है मैंने और यहाँ माँ के साथ, माँ के पड़ोस में रहते हुए भी तुमने ये सब कुछ होने दिया। पुबाली क्या हुआ? क्या हुआ? तुम जानते नहीं हो क्या हुआ? मेरी माँ को इस उम्र में जाकर प्यार हुआ है। अरे समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे? और तुम्हें मालूम है रोहित 4 दिनों में यहाँ पहुँचने वाला है। वह माँ से अपनी और मेरी शादी की बात करने आ रहा है। मैं रोहित को क्या बोलूँगी? कितनी बेइज्जती वाली बात है ये। पुबाली बहुत गुस्से में थी। वह बोले जा रही थी, वह माँ का दिया हुआ प्यार, माँ का किया हुआ सेक्रीफाइस, माँ की सारी कुर्बानियाँ, सारी जद्दोजहद, सारी परेशानियाँ, सब कुछ भूलकर वो सिर्फ एक ही मुद्दे पर मेरे से लड़ रही थी कि माँ को अब 60 साल की उम्र में प्यार करने का हक नहीं है। हम इंसान हैं और जब तक हम जिंदा हैं हम एक सामाजिक प्राणी हैं और इस सामाजिक प्राणी को प्यार भी होता है। जैसे और जज्बात हमारे अंदर होते हैं उसी तरह प्यार भी एक फीलिंग है और ये फीलिंग मरती नहीं है आखिरी दम तक। पुबाली के इस एटीट्यूड से मैं बहुत परेशान हुआ जा रहा था। पूछ ही डाला, पुबाली एक बात बताओगे तुम,
तुम कितनी बड़ी थी जब तुम्हारे बाबा गुजर गए थे? बड़ी? समीर, आई वॉज जस्ट अ 6 months ओल्ड बेबी। ओके, यानी काकी माँ की उम्र यही कोई 35-36 साल? हाँ समीर, तो तुम्हें क्या लगता है उन्होंने सारी जिंदगी अकेले रहकर तपस्या कर कर तुमको पाला पोसा, तुम्हें इस लायक बनाया, तुमको विदेश भेजा, हर तरह के खर्चे सब कुछ उन्होंने संभाला, नौकरियां करी, दिन रात एक किया तुम्हारे लिए? क्यों? हाँ, उन्हें तो करना ही था मेरे लिए, उनकी इकलौती बेटी हूँ, वो मेरे से प्यार करती हैं और जब हम प्यार करते हैं तो सब कुछ करते हैं ना। माँ है मेरी, उनका फर्ज बनता था मेरे लिए ये सब कुछ करना। एक सेकंड, रुको 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 रुको, तुमने अभी क्या बोला कि प्यार करती हैं माँ तुमसे? हाँ हाँ, माँ मेरे से प्यार करती हैं। तो प्यार करती हैं तो उन्होंने क्या किया? प्यार करती हैं तो उन्होंने मुझे वो सब कुछ प्रोवाइड किया जिसकी मुझे ज़रूरत थी। तो तुमने क्या सिर्फ माँ को एक प्रोवाइडर समझा? तुम्हें नहीं लगा कि कभी माँ की कोई इमोशनल नीड्स भी हो सकती हैं? समीर, एक बात बताओ यार, ये तुम ना फालतू की बातें ना करो। अब तुम्हें ये समझना ज़रूरी है कि इस उम्र में आके क्या उन्हें शादी की ज़रूरत है? क्यों नहीं है उन्हें शादी की ज़रूरत? पुबाली, तुम बताओ, तुम क्यों शादी करने जा रही हो? बिकॉज आई वॉन्ट टू हैव अ लाइफ पार्टनर। वाई डू यू वॉन्ट अ लाइफ पार्टनर? क्यों समीर, मुझे लाइफ पार्टनर क्यों नहीं चाहिए? मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, मैं भी अपना एक परिवार चाहती हूँ, मैं क्यों अकेले ज़िंदगी गुजारूँ? तो यही तो मैं तुमसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ। पुबाली, तुम क्यों माँ को अकेले जीने को कह रही हो? उन्होंने तुम्हारा साथ लेकर तुम्हारे साथ तुमको इतने साल दिए पुबाली। नाउ यू आर अ गर्ल ऑफ 24 years. शी हैज़ डिवोटेड 24 years फॉर यू। नाउ अब तुम शादी के बाद तुम लंदन जाओ, तुम फ्रांस जाओ, तुम कहीं भी जाओ, उन्हें तो नहीं मालूम ना कि तुम कहाँ जाओगी और उसके बाद उनका क्या होगा? तुम बता सकती हो उनका क्या होगा? समीर, अगर उनको अकेले रहने में दिक्कत होगी तो मैं उनको अपने साथ ले जाऊंगी। क्यों? अगर उनका जाने का मन नहीं हुआ तो क्या करोगी? अरे मन की क्या बात है, वो अकेली कैसे रहेंगी? उनको मेरे साथ रहना चाहिए। नहीं, वो अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहती, वो इसी घर में रहना चाहती हैं। और अगर वो अपने घर में अपने साथ किसी ऐसे शख्स को लिए हुए हैं जिससे वह प्यार करती हैं, जिसके साथ वह अपनी बची खुची ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं, तो इसमें तुम्हें क्यों तकलीफ़ है? समीर, मेरे पास तुम्हारे इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि रोहित 4 दिन बाद आ रहा है, मैं रोहित को क्या जवाब दूंगी। ठीक है, इसका जवाब अभी पकड़ते हैं। अब मुझे बताओ, आप, रोहित आपसे प्यार करता है? हाँ समीर, तुम भी रोहित से प्यार करती हो? बिल्कुल समीर, और हम शादी करने वाले हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि जिससे हम प्यार करते हैं क्या हम उसको कभी नुकसान पहुंचा सकते हैं? नहीं समीर, मैं कभी रोहित को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फिर तुम माँ को कैसे नुकसान पहुंचा रही हो? यू नो पुबाली, यू आर हर्टिंग योर मदर इमोशनली। लेकिन समीर, शादी? माँ उस डॉक्टर से शादी करने जा रही हैं। हाँ, रोहित क्या कहेगा? तुम्हें क्या लगता है रोहित क्या कह सकता है? हो सकता है रोहित को ये रिश्ता पसंद ना आए, हो सकता है रोहित मना कर दे, हो सकता है रोहित मेरे से ब्रेकअप कर ले। मेरा 4 साल पुराना रिलेशनशिप है ये, और मैं माँ के चलते अपना ये रिलेशनशिप नहीं तोड़ सकती। पुबाली, और तुम माँ से उम्मीद करती हो कि वह तुम्हारे चलते अपना रिलेशनशिप तोड़ दे? अगर रोहित सचमुच तुमसे प्यार करता है तो वह तुम्हारी खुशी में शामिल होगा। और तुम्हारी खुशी किस में है? माँ की खुशी में। मैं सही बोल रहा हूँ ना? हाँ समीर, मैं माँ की खुशी में खुश हूँ, लेकिन मैं रोहित को क्या जवाब दूंगी? वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर रोहित तुम्हारी खुशी में खुश है और अगर तुम माँ की खुशी में खुश हो तो सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर रोहित तुम्हारी खुशी में खुश नहीं है या माँ की खुशी में खुश नहीं है तो मुझे लगता है इस तरह के रिश्ते का कोई अर्थ भी नहीं है। रिश्ते वहीं कामयाब हो पाते हैं जब हम एक दूसरे को पूर्ण रूप से समझते हैं, एक दूसरे को पूर्ण रूप से एक पैकेज की तरह एक्सेप्ट करते हैं। और हमारे अंदर अगर इस तरह की एक्सेप्टेंस नहीं है तब वह रिश्ते नहीं चलते हैं। कुछ देर के लिए सन्नाटा छाया रहा। पुबाली ने मेरी तरफ देखा और गुस्से से चिल्लाई,
गेट लॉस्ट। दफ़ा हो जाओ तुम मेरे घर से समीर, आइंदा मेरे घर में कदम मत रखना। मैं भी खड़ा हुआ, गुस्से में दंदनाता हुआ, दरवाज़ा पीटता हुआ मैं घर से बाहर चला गया। 4 दिन गुजर गए। मैंने देखा सुबह सुबह एक टैक्सी आकर रुकी। टैक्सी से कुछ लगेज उतर रहा था, दिख रहा था। एक नौजवान खूबसूरत सा लड़का टैक्सी से उतरा और वो अंदर को जरा। पुबाली दौड़ती हुई आई और उसको वेलकम किया। वो अंदर चली गई। मैं समझ गया यह कोई और नहीं, यह रोहित था। और मैं किसी से नहीं मिल रहा था। उस दिन के बाद से ना मैं आंटी से मिला, ना ही मैं पुबाली से मिला था। शाम हुई, रोहित और पुबाली कहीं बाहर निकले। मैं देख रहा था उनको जाते हुए। अगले दिन सुबह मैं समीर, बातचीत तो करनी थी मुझे, गुफ्तगू मैं कैसे छोड़ सकता था। मुझे इस कहानी का एक कंक्लूडिंग पार्ट चाहिए था और मेरे को इसलिए वहाँ पहुँचना ज़रूरी था। मैं पहुँच गया। पुबाली ने गुस्से से दरवाज़ा खोला। मैं उसका गुस्सा देख रहा था। मैंने जाकर काकी माँ के पाँव छुए। पुबाली ने रोहित से इंट्रोड्यूस कराया। समीर, दिस इज़ रोहित, दिस इज़ समीर। समीर इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी, और हम लोग बहुत अच्छे पड़ोसी हैं। इतना कहकर पुबाली वहाँ से चली गई। मैं किचन गया, एक गिलास पानी लेकर मैं रोहित के साथ बैठ गया और हम दोनों इधर उधर की बातें करने लगे। तभी काकी माँ ने मुझे आवाज़ लगाई, समीर बेटा ज़रा इधर आओ, तुमको एक चीज़ दिखानी है। मैं अंदर गया तो मैंने देखा बहुत सारे गिफ्ट्स बेड पर फैलाए हुए हैं। इतने में माँ ने एक पैकेट निकाला और मेरे हाथ में दिया और बोली, यह पुबाली तुम्हारे लिए लेकर आई है। तुमने लास्ट टाइम बोला था ना कि तुम्हें यही वाली घड़ी चाहिए। क्या है ये? माइकल कॉर्स। ओके ओके, हाँ, ये लेके आई है पुबाली मेरे लिए। वाह, ब्यूटीफुल। कहाँ है पुबाली? और मैं पुबाली को खोजता हुआ दूसरे कमरे में पहुंचा तो पुबाली चुपचाप बैठी हुई थी। मैंने जाकर उसको हक किया और बोला, थैंक यू बहना, सोचा नहीं था इतनी लड़ाई के बाद भी तुम मेरे को कुछ दोगी। इतना बोलकर मैं घूमा ही था कि पुबाली ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे लिपट कर रो पड़ी और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। फिर वो मुझे लेकर माँ वाले कमरे में पहुंची और फिर एक पैकेट निकाल कर मुझे दिखाया, ये मैं डॉक्टर चटर्जी के लिए लाई हूँ। माँ खड़ी एक नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही थी और पुबाली, उसको देखकर मैं सोच रहा था, यह खुशी जो पुबाली के चेहरे पर थी, जो माँ की बेटी थी, वह खुशी एक बेटी की नहीं, ऐसा लग रहा था एक माँ अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रही है। दोस्तों, उसके ठीक 2 महीने बाद पुबाली ने शमिता आंटी और डॉक्टर चटर्जी की शादी करवाई और इस शादी में सबसे ज़्यादा मैं खुश था। पूछो क्यों? मेरी कहानी को कंक्लूजन जो मिल गया था, दैट वॉज ग्रेट। यस, आई डिड इट अगेन। फिर रोहित और पुबाली शमिता आंटी और डॉक्टर चटर्जी का आशीर्वाद लेकर फिर से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए चल पड़े। दोस्तों, यहीं तक थी मेरी और शमिता आंटी की कहानी। मेरी इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्ते।